हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। देखिए, जो आरआरबी एएलपी 2025 की जो भर्ती थी, जिसमें टोटल 9,970 पोस्ट थे, जिसका सीबीटी एग्जाम हम खुद दिए हैं। तो देख लीजिए, सीबीटी 1 रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और रीजनिंग में 40 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 18 फरवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ था। तो 18/2/2026 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जो 2025 की भर्ती थी। उसमें टोटल 40 प्रश्न रीजनिंग के आए। तो सभी प्रश्नों को आपको दिखाएंगे सोल्यूशन के साथ। इससे और देखिए, माई आंसर की विथ सोल्यूशन के साथ आपको आंसर की दिखाएंगे। एलपी रीजनिंग में कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो जो एलपी 2026 की जो भर्ती आई है, जो इसमें टोटल 11,000 से अधिक पोस्ट है, तो उसके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। और सिर्फ आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि आप एक सही चैनल से जुड़े हैं। तो देखिए, इससे पहले मैथ का भी सोल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जो प्रेजेंट टाइम में अभी इतना भी हो, तो आप जाकर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ये जो रिसेंटली में जो भी रेलवे के एग्जाम हो गए, आज रेलवे एग्जाम 2026 में जो भी रेलवे के एग्जाम हो गए, जैसे हो गया आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स में आप देखिएगा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जो भी लेटेस्ट में एग्जाम होता है ना, जो आरआरबी, जो टीसीएस जो लेटेस्ट में एग्जाम लेती है, उसी पैटर्न पे सभी एग्जाम को लेती है। तो अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम होना है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे रिसेंटली। तो आप इसमें हम दिखाएंगे आपको रीजनिंग के प्रश्न। और देखिए, इससे पहले हम आपको दिखा दें, प्रीवियस भर्ती में जो 2024 की भर्ती थी, उसमें हम खुद एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम को पास करके हम सीबीटी 2 मेंस का एग्जाम दिए थे। देखिए, हम उसमें सोल्यूशन के साथ आपको बताएं। और हम ट्रेड में 0.5 नंबर से बाहर हो गए। तो ट्रेड में 0.5 नंबर से बाहर हो गए, नहीं तो हम साइको भी दिए होते। तो देखिए, ये हमारा आंसर की का सोल्यूशन है, उस समय पूरा आंसर क्या सोल्यूशन। तो अगर इस बार एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम दिए हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि आपको प्रीवियस में एलपी सीबीटी 2 मेंस के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए और ट्रेड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आ जाएंगे। अब देखिए, अब चाहें तो आप देखिए, अब चाहें तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। तो प्ले लिस्ट में आपको ये जो प्ले लिस्ट है ना, रेलवे लेटेस्ट एग्जाम 2026, इसी प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, उसका देखिए सोल्यूशन, और एएलपी सीबीटी 2 का सोल्यूशन। जाकर इन वीडियो को जोड़ देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, इस बार हमारा ये नाम पड़ता है, ये हमारा रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। और देखिए, हमारा एग्जाम हुआ है 18/2/2026 को। और एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम है। देखिए, हमारा फाइनलिस्ट 47.404 मार्क्स अभी बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, टोटल 75 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछा गया था। जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे, जिसका सोल्यूशन अभी रिसेंटली चैनल पे अपलोड किए हैं। और 40 क्वेश्चन मैथ के आए थे। इस हिसाब से 65 क्वेश्चन हो गए। और 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन साइंस के थे और 2 क्वेश्चन जीके जीएस के थे। तो इसीलिए थोड़ा सा स्कोर आपको इस हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो आइए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम एग्जाम को खुद दिए हैं। देखिए, यह है ना 318 और 346। और देखिए, यहाँ पे भी है, देखिए 346 और 318, ये हमारा नाम पड़ता है। अगर चैनल से जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे, हमारा एग्जाम डेट हो गया और सब कुछ। तो एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम आपको सोल्यूशन के साथ हम आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए। और जो भी अभी रिसेंटली में रेलवे का एग्जाम होगा, उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे 110%। क्योंकि देखिए, हम इस एग्जाम को देने से पहले आरपीएफ कांस्टेबल का जो ये सोल्यूशन है ना, इसको जाकर आपको विश्वास ना होते एक बार देख लीजिएगा। इस सोल्यूशन को हम देख कर गए थे, जो 43 मिनट की वीडियो है, एडिटेड एकदम सेम टू सेम रीजनिंग के प्रश्न एलबी में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। और हमारे ज़्यादातर प्रश्न भी सही हुए हैं। देखिए, प्रश्न नंबर ये दूसरा, तो प्रश्न नंबर दूसरा है। क्योंकि मिक्स प्रश्न थे, इसलिए प्रश्न का नंबरिंग आगे पीछे मिल सकता है। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। देखिए, 5 खंभों कथन दिया है कि 5 खंभे कौन कौन से हैं। तो है आई, एल, ओ, एम और डी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। इनमें से सबसे ऊंचा खंभा बताना है हमको। बताना है ना कि इनमें से सबसे ऊंचा खंभा कौन सा है। इसमें से बताना है कि सबसे ऊंचा खंभा कौन सा है। देखिए, कथन कथन के हिसाब से चलेंगे। तो पहला कथन क्या कह रहा है। तो पहला कथन कह रहा है हमारा कि आई जो है यल से छोटा है। पहला कथन क्या कह रहा है। तो पहला कथन कह रहा है ना कि आई जो है ना, वो यल से छोटा है। तो आई से बड़ा है यल। और लेकिन ओ से ऊंचा है कौन, आई। आई ओ से ऊंचा है और यल से छोटा है। तो बना दिए। दूसरा कथन बनाएंगे। तो दूसरा कथन क्या कह रहा है। तो दूसरा कथन कह रहा है ना कि ओ यम से ऊंचा है। ओ जो है ना, वो यम से ऊंचा है, यम से ऊंचा कर दिए। लेकिन डी से छोटा है कौन, डी। तो ओ डी से छोटा है, तो डी से छोटा कर दिए। तो क्या इससे कहीं से यहाँ से देखिए, इन दोनों को अलग अलग देखेंगे तो क्या पता चल रहा है कि सबसे ऊंचा कौन है। तो अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि सबसे ऊंचा कौन है। क्योंकि 4 लोग हैं, इसमें भी 3 लोग बैठा है, इसमें भी 3 लोग। तो डिसाइड नहीं हो रहा। तो अब हम दोनों को मिला देंगे। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो हमारा बन जाएगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा ओ कॉमन है। तो ओ कॉमन है, ओ के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे ओ अगर बैठा देंगे तो ओ के बाद हमारा आ जाता है यम। ओ के बाद यम है। और ओ से पहले क्या है। तो ओ से पहले हमारा डी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ओ से पहले क्या है। ओ से पहले आई। तो ओ से पहले क्या है। ओ से पहले आई। और आई से पहले क्या है। तो आई से पहले है हमारा यल। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो दोनों के ऐड होने पर संभावना बन रही है कि यल जो है सबसे बड़ा हो। लेकिन एक जो भर्ती बोर्ड ने आंसर दिया है कि दोनों कथनों में 1 और 2 मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कहने का मतलब है कि 1 और 2 दोनों मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इससे अर्थ यही पता चल रहा है ना कि जो ये हम तो मार दिए थे कि दोनों मिलकर पर्याप्त है, लेकिन इस हिसाब से देखने पे तो लग रहा है कि दोनों मिलकर पर्याप्त है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकता है कि डी का पैलेस कहीं से भी फिक्स नहीं हो रहा है कि डी का पैलेस कहाँ है। डी जस्ट ओ से बड़ा है या डी लास्ट में है। तो डी
का पहले से कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि डी कहाँ पे रहेगा, क्योंकि ओ से तो डी बड़ा है, तो डी ओ से बड़ा है और यल भी ओ से बड़ा है। तो डी ओ देखिए यहाँ से ये तो फिक्स है डायग्राम, तो डायग्राम बन गया। तो हमारा बना ना कि ओ से डी बड़ा है और ओ से आई भी बड़ा है, तो ओ से आई भी बड़ा है और ओ से डी भी बड़ा है, तो ये डी कहाँ पे रहेगा और आई कहाँ पे रहेगा कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। इसी आधार पर ये भर्ती बोर्ड ने कहा है कि दोनों मिलाने पर भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों मिलाने पर उत्तर न मिले, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि डी का और आई का पहले से बड़ा, ये दोनों में कौन बड़ा है, कौन पहले आई रहेगा या पहले डी रहेगा, कंफर्म नहीं हो रहा है। तो ये जब दोनों कंफर्म नहीं हो पा रहे तो इस हिसाब से इस प्रश्न का भर्ती बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर बी और हम कर दिए ऑप्शन नंबर, तो ये प्रश्न हमारा गलत है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा रीजनिंग का। अब देखिए ऐसे प्रश्न, देखिए ये एसएससी और एसएससी जीडी और जो भी रिसेंटली में एग्जाम हो रहे हैं ना, ऐसे प्रश्न भर भर के पूछ जाते हैं। तो इस प्रश्न को हम करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, VVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है ना कि अभी तानु इतना एक सप्ताह से सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिनों में खेलते हैं, कौन कौन से दिन से, तो कह रहा है ना कि सोमवार से रविवार तक। तो यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे प्रश्न में तुरंत लिखेंगे सोमवार और यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा मंगलवार, फिर हमारा हो जाएगा बुधवार और फिर हमारा हो जाएगा बृहस्पतिवार और फिर हो जाएगा शुक्रवार और फिर हो जाएगा शनिवार और फिर हो जाएगा रविवार, फिर हो जाएगा सबसे नीचे हो जाएगा रविवार। ठीक है, ये सप्ताह के 7 दिन हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि सोमवार से रविवार तक खेलते हैं, अलग अलग दिन खेलते हैं। चेतु शुक्रवार को खेलता है, तो चेतु का पहले से वैल्यू दे दिया है और जिसका भी पहले से वैल्यू मिल जाएगा ना उसी को पहले बैठाएंगे। तो चेतु किस दिन खेलता है, तो चेतु खेलता है शुक्रवार, तो शुक्रवार से बैठाना स्टार्ट करेंगे। तो शुक्रवार को कौन खेलता है, शुक्रवार को चेतु, तो चेतु को शुक्रवार पर बैठा दिए। कह रहा है कि एकांश भानु के तुरंत बाद, एकांश जो है ना भानु के तुरंत बाद और भानु देवांश के तुरंत बाद खेलता है। तभी इनका पहले से वैल्यू नहीं, तो इसको साइड में बना लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एकांश है ना, जो एकांश है वो भानु के तुरंत बाद, जो एकांश है वो भानु के तुरंत बाद, तो भानु कहीं रहेगा, अभी पहले से नहीं फिक्स है तो इसको साइड में बनाना है। भानु रहेगा और भानु के तुरंत बाद, एकांश भानु के तुरंत बाद, तो एकांश जो है ना वो एकांश जो है ये वो भानु के तुरंत बाद रहेगा। ठीक है, और भानु देवांश के तुरंत बाद, जो भानु है ना वो देवांश के तुरंत बाद रहेगा, यानी कि ये तीनों एकदम सेम टू सेम एक ही साथ बैठेंगे। जब भी बैठेंगे तो इन तीनों का पहले से जो है साथ ही में रहेगा। ठीक है, तीनों साथ में बैठेंगे। ठीक है, तीनों को साथ में बैठाएंगे। अब फिर आगे बोल रहा है कि देवांश सोमवार को नहीं खेलता है। अब देखिए कंडीशन दे दिया है कि सोमवार को जो है ना वो देवांश नहीं रहेगा, देवांश को डी दर्शा देना है, तो देवांश सोमवार को नहीं खेलेगा, तो देवांश सोमवार को नहीं खेलेगा। ठीक है, देवांश सोमवार को नहीं खेलेगा। ज्ञानू, अब देखिए फिर आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि ज्ञानू फलक से ठीक पहले खेलता है। जो कोई एक ज्ञानू नाम का व्यक्ति है, कोई ज्ञानू है, ठीक है, कोई ज्ञानू है, तो ज्ञानू जो है ना वो फलक से ठीक पहले, फलक से ठीक पहले खेलता है। देखिए इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको स्लो मोशन में, इसीलिए बता रहे हैं। जो ज्ञानू है ना वो फलक से ठीक पहले खेल रहा है, यानी कि इन दोनों ये जो बैठेंगे तो ये ऊपर नीचे साथ में बैठेंगे। अब ऐसा कहाँ पहले से है जहाँ पे इनको साथ में बैठाया जाए, तो इन तीनों को साथ में बैठाना है। तो देखिए डी को यहाँ पे मना कर दिया है, यानी देवांश को। तो ये जो तीन पहले से है, जो मंगल बुध बेफ है, ये तीन कुर्सियाँ खाली हैं, तो तीनों पे इनको लगातार बैठा दे देंगे। तो यहाँ पे बैठ जाएगा देवांश और यहाँ इसके नीचे बैठ जाएगा भानु, क्योंकि ये एक क्रम कहा है कि प्रश्न में कि ऐसे हिस्से में बैठेंगे। और फिर भानु के नीचे बैठ जाएगा एकांश। देखिए ये तीनों बैठ गए। अब चालू है, और फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे जो डायग्राम है ये वाला, ये देखिए ज्ञानू और पलक ये ऊपर नीचे बैठेंगे, यानी ज्ञानू ऊपर रहेगा और फलक नीचे रहेगा। तो ज्ञानू को यहाँ पे बैठा देंगे और इसके नीचे बैठा देंगे फलक को। अब देखिए सभी लोग बैठ गए, सिर्फ सोमवार को एक स्थान खाली है। तो पूछा है ना कि अभी किस दिन खेलता है, किसको पूछा है, तो पूछा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ पूछा है कि अभी किस दिन खेलता है। और देख रहे हैं तो जो 7 दिन थे, जो सोमवार मंगलवार बुधवार बेफेवार सब कुछ थे, तो देखिए सोमवार को कोई नहीं बैठा अभी तक, मंगलवार को देवांश बैठ गया, बुधवार को भानु बैठ गया, बृहस्पतिवार को एकांश बैठ गया, शुक्रवार को चेतु बैठ गया और शनिवार को ज्ञानू बैठ गया और रविवार को फलक बैठ गया। तो बचा है सिर्फ एक स्थान सोमवार, और सोमवार को सभी लोग बैठ गए, जितने भी नाम दिया था, जितने भी दिया था ना, अभी चानू ये देवांश एकांश फलक सब लोग बैठ गए। सिर्फ इसमें से एक नाम बचा है, कौन सा, अभी का। तो अभी जो बचा है ना वो कहाँ पे आ जाएगा, तो वो अभी ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, जो जगह खाली रहेगा वहीं पर बैठेगा, तो अभी आ जाएगा सोमवार। तो पूछा है ना कि पूछा है कि अभी किस दिन खेलता है, तो अभी किस दिन खेल रहा है, तो अभी खेल रहा है सोमवार को, क्योंकि देवांश को माना किया था सोमवार को, तो देवांश को इसीलिए नीचे कर दिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, भर्ती बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर ए, और हम कर दिए ऑप्शन नंबर डी, हम कर दिए चूज ऑप्शन नंबर डी। तो ये प्रश्न हमारा गलत है, ये प्रश्न हमारा गलत है, जबकि ये प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो गया होता है, नहीं तो ऐसे प्रश्न हमारे कभी भी गलत नहीं होते हैं। हम 99% ऐसे प्रश्नों को सही कर ले जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न हो सकता है कि जल्दबाजी में हमको बैठाने में नहीं, एग्जाम प्रेशर, क्योंकि एग्जाम में जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना था, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना था, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के थे
और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के थे जो कि दोनों टाइम टेकिंग थे और 60 मिनट में ही इन्हें सॉल्व करना था। तो आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसे सिली सिली मिस्टेक से आप बचिएगा तभी आप एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे हैं कि देखिए ऐसे प्रश्न में जब भी आप बनेंगे ना तो ऐसा ये जो कथन ये जो दिया है ये सब कुछ मत पढ़िए, इसको पढ़िए नहीं, इसमें समय बर्बाद मत करिए। बस आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले का अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है। तो कह रहा है ना कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो प्रतीक को पहले लिख रहे हैं। कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। ठीक पहले क्या है, तो ठीक पहले अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है। ठीक बाद में भी एक अक्षर है, यानी ये तीन साथ में रहेंगे। तो बस ढूंढना चालू करेंगे कि अक्षर प्रतीक अक्षर कहाँ में साथ में है। तो अक्षर प्रतीक अक्षर कहाँ पे साथ में है, बस हमको ढूंढना है कि अक्षर प्रतीक अक्षर कहाँ पे साथ में है। तो देखिए अक्षर प्रतीक और अक्षर, अक्षर प्रतीक और अक्षर ढूंढेंगे। तो देखिए इसे देखेंगे तो ये यहाँ पे देख रहे हैं अक्षर प्रतीक अक्षर, अक्षर प्रतीक अक्षर, कहीं अक्षर प्रतीक अक्षर। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है अक्षर प्रतीक अक्षर कौन कौन सा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा दिखा हमको, तो एक दिखा है यहाँ पे देखिए यू एक अक्षर है और यू के बाद जो ये बनाया है ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे घुमा दिया है, ये एक प्रतीक है। और प्रतीक के बाद ये जो बनाया है ये यफ एक अक्षर है। एक यहाँ पे कपल मिल गया और फिर एक देखिए यहाँ पे मिल रहा है, फिर एक यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में मिल रहा है जो है यफ और फिर है स्टार और फिर है यच। तो देखिए प्रतीक, देखिए अक्षर के नीचे अक्षर हो गया, प्रतीक के नीचे प्रतीक और अक्षर। तो अक्षर प्रतीक अक्षर कितने मिल रहे हैं, तो कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे ठीक पहले के अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है। तो ऐसे दो हैं, तो दो है। तो भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी के हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न जो प्रश्न नंबर 7 है, ये प्रश्न मैथ में भी इंक्लूड होते हैं लेकिन हम इनको स्पेशली रीजनिंग में लिए हैं। नहीं तो ये प्रश्न मैथ में भी आ जाते हैं और रीजनिंग में भी आ जाते हैं। तो देखिए, तो ये कहा है ना कि जो प्लस है, प्लस और माइनस को परस्पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे से। तो प्लस और माइनस को परस्पर बदल देना है, यानी एक दूसरे से बदल देना है। और गुणा और भाग को परस्पर बदल देना है, यानी कि ये इनको भी एक दूसरे से बदल देना है। क्वेश्चन करने का साफ साफ अर्थ है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा, वहाँ पे माइनस होगा, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्योंकि परस्पर कह रहा है, परस्पर बदल दिया जाए, यानी एक दूसरे से बदल दिया जाए। भाग को गुणा से बदल दिया जाए, गुणा को भाग से बदल दिया जाए, प्लस को माइनस से बदल दिया जाए, माइनस को प्लस से बदल दिया जाए। तो इस समीकरण को हल करना है। तो बस इस समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण क्या है, 6, और 6 के बाद है क्या, तो समीकरण है हमारा 6, और 6 के बाद है मल्टीप्लाई, और गुणा को किससे बदल देना है, तो गुणा को हमको भाग से बदल देना है। तो गुणा के जगह पे लिख देंगे भाग, हो जाएगा 45। इसके बाद भाग को किससे बदलना है, तो भाग के जगह पे हो जाएगा गुणा, तो गुणा लिख देंगे 15, और प्लस के जगह पे लिखेंगे -8, और माइनस के जगह पे लिख देंगे प्लस। चेंज कर दिए सबको, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था चेंज करने के लिए। अब इसे लगाएंगे, तो अभी लगाएंगे तो हो जाएगा 6, भाग का मतलब है 45, इंटू हो जाएगा 15, और माइनस हो जाएगा 8, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 13। बस इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 और ये हो जाएगा 15 × 3 = 45, और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6। हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये प्लस है और ये प्लस, तो 13 और 2 हो जाएगा 15, और 15 में से 8 घटा देंगे, तो 15 में से जब 8 घटेगा तो आ जाएगा 7। और भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर सी माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये रेलवे का जो है ना, इसे 5 स्टार रेटिंग करेंगे क्योंकि ये रेलवे का फेमस क्वेश्चन है। रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, रेलवे का कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, हम ग्रुप डी में भी देखे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, और हमारे LP CBT 1 में भी, टेक्नीशियन में भी ऐसे प्रश्न हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न पूछता है। तो रेलवे का यह फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है ना कि जब विकेट में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उनके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी कह रहा है ना कि स्वर, स्वर कौन कौन से, जो स्वर है, स्वर को क्या किया जाता है, तो स्वर में ना जो स्वर है उसको स्वर में एक जोड़ दिया जाता है। और जो व्यंजन है, कह रहा है ना कि व्यंजन जो है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले वाले अक्षर से, यानी व्यंजन में से एक घटा देंगे। तो हमारा स्वर होता कौन है, तो स्वर होता है A, E, I, O, U, 5 स्वर होते हैं। इसके बाद जो भी बचे हैं वो व्यंजन है। अब शब्द क्या दिया है, तो शब्द दिया है विकेट, शब्द क्या दिया है, तो शब्द दिया है विकेट। तो WICKED विकेट दिया है, तो विकेट ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें करना क्या है, तो स्वर में +1 करना है। तो स्वर कौन सा है, तो स्वर है आई, तो आई में +1 करेंगे, तो आई में +1 करेंगे तो हो जाएगा जे। और फिर एक स्वर है ई, और ई में +1 करेंगे तो ई में भी +1 करेंगे। तो क्योंकि स्वर में सभी स्वर में +1 करना है तो +1 करेंगे तो ई के बाद हो जाएगा यफ। अब इसके बाद कहा है व्यंजन में -1 करना है। देखिए व्यंजन जो है उसमें क्या करना है, तो व्यंजन में -1 करना है। तो डब्ल्यू होता है 23 पे, और 23 में -1 जब करिएगा तो ये हो जाएगा 22, और 22 पे हो जाएगा भी, तो यहाँ पे हो जाएगा भी। सी होता है 3 पे, और 3 में से -1 करेगा तो हो जाएगा बी। के होता है 11 पे, 11 में से -1 करेंगे तो हो जाएगा जे। और ये डी होता है 4 पे, और 4 में से -1 करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 पे हो जाएगा सी। अब ये हमारा जो फाइनल सीरीज बन गया वो बन गया भी
जे बी जे एफ सी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि इस प्रकार बने नए अक्षर समूह। तो नया अक्षर समूह ये बन गया है हमारा, ये वाला ये नया अक्षर समूह बन गया, ये जो है ये बन गया नया अक्षर समूह। जैसे क्वेश्चन का है ना कि नया अक्षर समूह, तो नया अक्षर समूह बन गया में कितने अक्षर ठीक 2 बार आए। कौन कौन से अक्षर का है ना, कितने अक्षर 2 बार आए। तो इसमें पूरे सीरीज में देखना है कौन से अक्षर 2 बार आए हैं। तो क्या भी कहीं भी 2 बार आया है, नहीं। जे आया है, बिल्कुल आया है। जे एक बार यहाँ पे आया है और जे एक बार यहाँ पे आया है। तो जे आया है, जे के बाद बी आया है, नहीं। एफ भी नहीं आया है, सी भी नहीं आया है। तो कितने अक्षर केवल 2 बार आए हैं, कितने अक्षर ठीक 2 बार आए हैं, तो दो, सिर्फ एक अक्षर है कौन, जे, जो 2 बार आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हम भी किए हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाता है। देखिए ये प्रश्न कितना लॉजिकल है, लॉजिक इसका समझिए। देखिए ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। तो ये लॉजिकल प्रश्न है। और रेलवे का कोई भी आप रिसेंटली में एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा एज इट इज ऐसे सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें और वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो फास्ट करके अंत तक जरूर देखें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न, ये भी प्रश्न देखिए ये कहा है कि ऐसे प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। देखिए हम पहले कंफ्यूज रहते थे, लेकिन हम इसको अच्छे से अब कर लेते हैं। तो कहा है ना कि जितने भी स्वर हैं, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि जो भी स्वर है ना उसमें क्या कहा जाता है, तो स्वर को जो है क्वेश्चन कर रहा है कि जितने भी स्वर है उसमें +1 कर दिया जाता है, ठीक है। और जो व्यंजन है, जो भी व्यंजन है, व्यंजन में क्या किया जाता है, तो व्यंजन में से -1 घटा दिया जाता है। और इसके बाद इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। बताना है कौन सा कितने अक्षर समूह है जिसमें कोई स्वर नहीं होगा। तो देखिए अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। तो पहले हम अक्षर समूह को चेंज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं एग्जाम में। तो इनको क्या करेंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, तो तुरंत हम इनको चेंज करेंगे जैसे कहा है। तो कौन कौन सा अक्षर है, तो हमारा है पी ए एन है एक अक्षर, और एक है BIT, इसको हम यहाँ पे कर दें BIT, और फिर एक है SOG, और फिर एक क्या है, और फिर एक है RUB। इससे क्या करना है कि जितने भी स्वर हैं उसमें एक करेंगे। इसमें स्वर ए है, इसमें स्वर आई है, इसमें स्वर ओ है और इसमें स्वर यू है। तो इसमें क्या करना है, इसमें तुरंत +1 करेंगे। तो +1 करेंगे तो ए को +1 करेंगे, बी हो जाएगा। आई को +1 करेंगे तो आई के बाद हो जाएगा जे, और ओ को करेंगे तो OP हो जाएगा, और यू को करेंगे तो यू हो जाएगा हमारा। एक +1 करेंगे तो भी। अब ये सभी को प्लस कर दिए। इसके बाद कह रहा है व्यंजन में से -1 करिए। तो जो भी व्यंजन है ना उसमें से -1 करेंगे। तो पी होता है 16 पे, और 16 में से -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ओ। यहाँ पे -1 कर रहे हैं व्यंजन में से। इसके बाद यन होता है 14 पे, और 14 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। 13 पे हमारा होता है यम। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे वाले में बी होता है 2 पे, 2 में से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ए। और इसके बाद टी होता है 20 पे, 20 में से घटाएंगे तो आ जाएगा यस टी यस, ये हो जाएगा। फिर यस में से 1 घटाएंगे तो आर, और जी में से 1 घटाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा यानी एफ। और इसके बाद इसमें आर में से घटाएंगे 1 तो हो जाएगा क्यू, और बी में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा ए। ये हमारा अक्षर समूह बन गया। अब क्वेश्चन जो कहा है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं है। बताना है कि जो भी अक्षर समूह बना है इसमें कितने अक्षर समूह ऐसे हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है। तो पेयर कितना बना है, तो पेयर 4 है। एक ये समूह अक्षर समूह बना है कि ये ए से यस तक बना है, फिर बना है आर से एफ तक, और फिर बना है क्यू से ओ तक। ये 4 अक्षर समूह बने हैं। तो बताना है ना कि इसमें कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं है। और स्वर होता कौन कौन सा है, तो स्वर जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है, वोवल का होता है स्वर। तो स्वर कौन कौन सा होता है, स्वर होता है A E I O U। तो इसमें बताना है कौन सा, तो इसमें कहीं स्वर है, तो बिल्कुल इसमें तो एक स्वर है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बताना है कि जिसमें कोई भी स्वर ना हो। और ए से यस वाला में आएंगे सेकंड वाले में, तो इसमें भी देखिए इसमें एक ओ स्वर है, इसमें ए स्वर है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें भी ए स्वर है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जो ये वाला समूह है, जो ये है RPF, इसमें कहीं भी स्वर है नहीं है, क्योंकि स्वर हमारा होता है AEI OU। इसमें कहीं भी स्वर नहीं है। तो कहा है कि ऐसे कितने अक्षर समूह है जिसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो सिर्फ एकमात्र एक है, वो RPF। इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो एक। तो ऑप्शन नंबर सी भर्ती बोर्ड ने माना है, और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी के हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही होता है। देखिए इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्जाम में। तो रेलवे का पैटर्न अब बदल गया है। तो रेलवे के एग्जाम में देखिए इस प्रकार के लॉजिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको जो भी 2026 में 27 में एग्जाम दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को करेंगे वेरी 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 महा VVI प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि ऐसे प्रश्नों को देखते ही स्किप कर देते हैं। और हमारा रीजनिंग एक स्ट्रॉन्ग पोर्सन है, रीजनिंग के बल पर ही हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो भी एग्जाम में नंबर गेन कर पाते हैं, तो रीजनिंग के बल पर ही कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि इस प्रश्न को देखेंगे और स्किप कर देंगे, नहीं तो लगेंगे डायग्राम बनाने, जबकि ऐसे प्रश्नों में डायग्राम नहीं बनाना होता है। हम तुरंत आपको बताएंगे ट्रिक से इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भर्ती बोर्ड ने भी माना है ऑप्शन नंबर ए, और हम भी चूज ऑप्शन ए किए, तो ये प्रश्न हमारा सही है। तो कह रहा है कि डैनियल ए बिंदु से चलना शुरू करता है। तो
पहले तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा ई, यानी कि ईस्ट होता है, ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, और इस साइड होता है वेस्ट, और नीचे होता है साउथ। ये हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन। अब कह रहे हैं कि डैनियल ए बिंदु से चलना शुरू करता है, वह दक्षिण दिशा में 23 किलोमीटर चलता है। तो किस दिशा में चल रहा है? तो दक्षिण, साउथ में। कितना चल रहा है? तो 23 किलोमीटर, 23 चला दिए। फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ये साउथ में नीचे की ओर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? तो एक चीज़ आपको समझना होगा, जब भी बाएं कहेगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जब भी बाएं कहेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। और जब भी दाएं कहेगा तो जिस भी डायरेक्शन में रहेंगे वहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। अब देखिए, कह रहा है कि साउथ में है तो दक्षिण में दिशा में था, फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा यानी एंटी क्लॉक। तो साउथ से एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो आ जाएंगे वेस्ट में। यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमिएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? तो आ जाइएगा वेस्ट में। हम कहाँ आ जाएंगे? तो हम तुरंत आ जाएंगे साउथ में कहा है तो साउथ से बाएं घूमेंगे ना। तो साउथ से बाएं घूमे तो घड़ी की दिशा जो होती है, घड़ी इस हिसाब से चलती है। तो घड़ी की ये दिशा होती है, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। तो साउथ से जब बाएं घूमिएगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमिएगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा आ जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट में आ जाएंगे। कह रहे हैं ना कि बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, यानी कि ईस्ट में कितना चल दिया? तो ईस्ट में चल दिया 14 किलोमीटर। आगे पढ़ेंगे, फिर आगे कहेंगे। फिर कह रहा है कि वहाँ से बाएं मुड़ता है, जब ईस्ट में गया तो बाएं मुड़ा तो फिर चला जाएगा अब नॉर्थ में। तो नॉर्थ में चला गया तो 27 किलोमीटर चलता है, तो नॉर्थ में चल जाएगा 27। फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। तो अगर नॉर्थ में कोई व्यक्ति है, नॉर्थ से अगर बाएं में मुड़ेगा तो वो आ जाएगा अब वेस्ट में, और वेस्ट में मुड़ता है फिर कितना चलता है? तो चलता है 23 किलोमीटर, फिर चल दिया 23 किलोमीटर। और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से अंत में जो है ना वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया तो बाएं मुड़ गया तो कितना? तो वेस्ट है, वेस्ट से अगर बाएं में मुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारा साउथ में। और यहाँ से फिर चलता है 4 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे रूल होता है ना कि अपोजिट डायरेक्शन को आपस में काट देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को आपस में काट देते हैं। तो देखिए नॉर्थ में कितना है? नॉर्थ में है 27, और नॉर्थ का अपोजिट कौन सा डायरेक्शन है? तो नॉर्थ का अपोजिट, देखिए नॉर्थ का अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है? तो नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। तो नॉर्थ में 27 काट दिए, 27 किलोमीटर, तो साउथ में भी 27 काटेंगे। तो साउथ में देखिए 23 ये और 4 ये, तो 23 4 27, तो साउथ में भी 27 कट गया। अब ईस्ट और वेस्ट को देखेंगे तो ईस्ट में है 14 और वेस्ट में है 13। तो 14 ईस्ट और 14 वेस्ट कट जाएगा, तो वेस्ट में बचेगा कितना? तो इसमें से 14 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 14, 9 बचेगा कितना? 9 बचेगा हमारा वेस्ट में बचेगा 9। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन पर पूछा ना कि बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उससे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। तो देखिए इस प्रश्न को वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न कर दिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन करते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा रहता ना कि बिंदु बी पर जाकर पी पर रुक गया, तो बिंदु अब वह वर्तमान जो है बिंदु ए से अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है। अगर क्वेश्चन पूछा रहता है कि बिंदु ए से अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 9 किलोमीटर उत्तर दिशा, 9 किलोमीटर उत्तर दिशा। लेकिन ये पूछा है ना कि बिंदु ए पर वापस जाने के लिए, तो जब भी शुरुआती बिंदु पर पूछेगा ना तो जो भी दूरी बचा रहेगा और जिस भी डायरेक्शन में बचा रहेगा उसका अपोजिट वाला उत्तर होगा। तो उसी हिसाब से बचा है कितना? तो बचा है हमारा 9 किलोमीटर वेस्ट में। लेकिन वेस्ट न बताकर शुरुआती बिंदु पूछा है तो शुरुआती के लिए इसका उल्टा उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर बताएंगे तो उल्टा, तो 9 किलोमीटर हो जाएगा हमारा ईस्ट में। तो 9 किलोमीटर ईस्ट इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। भर्ती बोर्ड ने ये माना है और हम भी चूज ऑप्शन एक ही है, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसका हम आपको बता दे रहे हैं तरीका। तो देखिए कहे ना कि जब भी प्रश्न में पूछे, जब भी प्रश्न में पूछे कि शुरुआत से अब वो कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो जो बचा रहेगा दूरी वही आंसर हो जाएगा। आपको यही बात बता रहे थे कि जब भी क्वेश्चन में पूछे ना कि वह शुरुआत बिंदु से अब कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो जो भी आंसर और दूरी डायरेक्शन बचा रहेगा वही हमारा सेम आंसर हो जाएगा। लेकिन रूल नंबर पढ़िए, अगर पूछेगा अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर कहेगा कि शुरुआती बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए तय की गई दूरी और डायरेक्शन बताइए, तो जो भी बची और दूरी और डायरेक्शन रहेगी उसका उल्टा अपोजिट में आंसर हो जाएगा। तो बचा था हमारा 9 वेस्ट में बचा था 9 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर ईस्ट। यानी कि अगर शुरुआती बिंदु पर कहने का मतलब है कि आप साफ साफ समझ जाइए कि जब भी पूछेगा कि वर्तमान समय में अब वह कितनी शुरुआती बिंदु से अब वह वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछेगा कि शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो इसका सही आंसर हो जाता है 9 किलोमीटर वेस्ट यानी पश्चिम में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शुरुआती बिंदु पर पहुंचने के लिए उससे किस दिशा में कितनी दूरी तय करनी होगी, तो इसका जो भी आंसर आ रहेगा उसका अपोजिट बताएंगे। तो 9 किलोमीटर दूरी है, दूरी तो सेम रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन पश्चिम बचा था तो उसका पूरब बता देंगे, क्योंकि पूरब उसे वापस जाना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोल्यूशन पसंद है, अगर कोई भी आप कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है कि ऐसा ट्रिक कोई भी नहीं पूरे यूट्यूब पर बताया है, सब लोग इसका डायरेक्शन बनाते हैं या इधर उधर करते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप इसे एक बार प्रैक्टिस करिए तो सीख जाएगा। तो अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन अगर आप कर सकते हैं, अगर आप हमारा हेल्प करना चाहें तो आप ओनली 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन जरूर करें इस स्कैनर को स्कैन करके, क्योंकि देखिए 10:22 10:30 बजे रात को ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो अगर आप चाहें तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो सोल्यूशन आपको अच्छा लगे तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके मिनिमम 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन करके जरूर हेल्प करें। और देखिए ये एग्जाम को देने से पहले हम जब भी रेलवे का कोई भी एग्जाम देना होता है तो इस एग्जाम को इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये 45 मिनट की वीडियो है, ये कहाँ है देखिए, ये 43 मिनट 9 सेकंड की वीडियो है जो आरपीएफ कांस्टेबल की। इसमें
35 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए थे, इसमें 35 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए थे और हमारा शायद 30 की 32 प्रश्न इसमें हमारे सही है रीजनिंग में। और इसी जब भी हमको रेलवे का कोई भी एग्जाम देना होता है तो इस वीडियो को हम 1-2 बार देख कर जाते हैं। ये वीडियो बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ऐसी वीडियो को हम देख कर गए थे तो देखिए हमारा ज़्यादातर रीजनिंग के प्रश्न सही होंगे। आपको आगे भी दिखाएंगे, ज़्यादातर हमारे रीजनिंग के प्रश्न सही हैं। बस एक आध प्रश्न जल्दीबाजी में वो जो लॉजिकल है थोड़ा सा गलत हो गया, नहीं तो हमारे ज़्यादातर एक्यूरेसी के साथ हम प्रश्न को सही कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो एक बार देखिएगा जरूर। रेलवे का अगर आपका कोई भी एग्जाम देना हो तो इसका सोल्यूशन ये वाला देख लीजिएगा और ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि ग्रुप डी में एचटी इस प्रश्न इसी से सेम प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हमारा 30 प्रश्न में से ग्रुप डी में 28 प्रश्न सही हुए हैं। ग्रुप डी 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसमें जाकर आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। तो उसका भी सोल्यूशन हम चैनल पे अपलोड किए हैं। और एलपीसीबीटी 2 का देखिए सोल्यूशन मेंस का, क्योंकि प्रीवियस भर्ती में मेंस में ट्रेड में 0.5 से बाहर हो गए हैं, तो इसमें हम जाकर ये सब सोल्यूशन है, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए रीजनिंग की, देखिए एलपीसीबीटी 1, एलपी हम बात कर रहे हैं एलपीसीबीटी 1 की, एलपीसीबीटी 1 की। तो एलपीसीबीटी 1 में टोटल आते हैं 75 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहले क्या करता था ना, पहले, और इसमें एक बात और है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। और देखिए पहले जब एग्जाम होता था ना, तो पहले जो सिलेबस था वो क्या था, तो पहले जो सिलेबस था वो था मैथ के आते थे। इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है एलपी का, तो उसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आते थे और रीजनिंग के आते थे 25 क्वेश्चन। इसके बाद साइंस के आते थे 20 क्वेश्चन और इसके बाद करंट अफेयर के आते थे 10 क्वेश्चन। इससे पहले, अब सिलेबस में भी जाइएगा तो यही दिया है, लेकिन इस बार जब एग्जाम हुआ, जो 2025 में एग्जाम हुआ एलपीसीबीटी 1 का, तो उसमें क्या कर दिया ना कि मैथ का सेक्शन कितना कर दिया, तो मैथ पूछा 25 क्वेश्चन और इसके बाद रीजनिंग पूछ दिया कितना, तो रीजनिंग पूछ दिया 40 क्वेश्चन और इसके बाद साइंस पूछ दिया कितना, तो साइंस का पूछा मात्र 8 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर का पूछा मात्र 2 क्वेश्चन और सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 75 क्वेश्चन। तो पहले 75 क्वेश्चन में साइंस रहता था तो वो जल्दी हो जाता था, तो पहले जो है स्टूडेंट मान लीजिए साइंस तुरंत पढ़े तुरंत क्लिक कर दिए। लेकिन ये जब मैथ और रीजनिंग का टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो मैथ और रीजनिंग का दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने में टोटल टाइम कितना मिलता है, तो टोटल टाइम मिलता है हमारा 60 मिनट। इन सभी 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने में टोटल टाइम मिलता है 60 मिनट का। और देखिए जबकि मैथ और रीजनिंग के भी 65 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, हम आपको विश्वास के लिए दिखा भी रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे और वो भी इतना लॉजिकल, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया सीबीटी 1 के एग्जाम में। तो बताइए 65 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के ही हो गए और जिनको 60 मिनट में करना है, 60 मिनट 75 क्वेश्चन करने होते तो कितना करेंगे। और एलपीसीबीटी 1 का एकदम आपको गारंटी कर रहे हैं कि कट ऑफ बहुत जाएगी, तो 40, किसी भी जोन की मैक्सिमम 40 कट ऑफ जाएगी एलपीसीबीटी 1 की। तो अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप, और कट ऑफ की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है तो जाकर देख सकते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ये बस बता रहे हैं कि यही सीबीटी 1 का जो है रूल होता है, एलपीसीबीटी 1 का इसका जो है सिलेबस और वो है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ऐसे प्रश्न लॉजिकल, और ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया और यूपीएसआई में भी प्रश्न, अभी हम यूपीएसआई का रिसेंटली एग्जाम दिए उसमें भी पूछा है। तो ये अभी भारत में कोई भी अभी एग्जाम दीजिएगा एसएससी जीडी में भी देखिएगा तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एसएससी जीडी में भी प्रश्न पूछता है और आप एएलपी और रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछता है। तो ये देखिए ऐसे पर इसको क्या करना होता है, जब भी ये देखिए ना 13 दिख रहा हो तो इसे तुरंत पढ़ना बंद कर दीजिए। जब भी आप देखें इसे 13 ना, तो इसको पढ़ के अपना समय बर्बाद मत करिए। जब भी कहीं देखें 13 1 तो इसको तुरंत छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, अब आपको लॉजिक ढूंढना है और लॉजिक जो है ना, कौन कौन सा संख्या है, तो संख्या दिया है 4, संख्या नहीं लिख रहे हैं क्योंकि संख्या लिखेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो 4 8 और 36 और दोनों में लॉजिक सेम होता है। दोनों जो संख्या है ना, जो ऊपर नीचे 2 कथन दिया है, दोनों में लॉजिक सेम होता है। तो किसी एक से आप लॉजिक ढूंढ कर और तुरंत आंसर निकाल लीजिए। तो हम अगर देख रहे हैं पहले वाले को, तो पहले वाले को देख रहे हैं तो 4 और प्लस 8, 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 36। इसी प्रकार आप चाहें तो दूसरे से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप फर्स्ट वाले को देखिए और उसी से आंसर फाइंड करिए। तो अगर दूसरे वाले को भी दिखा दे रहे हैं तो 3 में, यानी पहले की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे तो 3 3 हो जाएगा 6। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो हो जाएगा 36 18। अब क्या करिए, हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ये हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 5 और 2, तो दोनों आपस की पहली दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो पहली दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 का हो जाएगा 21। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। जो भी ये तर्क है, इस तर्क से ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए और हम कर दिए ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत ही प्रेशर ये एग्जाम में था, क्योंकि एलपीसीबीटी 1 का इससे पहले जो भी एग्जाम होता था उसमें मैथ के आते थे। आपको बताया ना कि इसमें इससे पहले जो भी एग्जाम होता था उसमें मैथ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते थे और मैथ के 20 क्वेश्चन आते थे और साइंस के 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। लेकिन हम लोग जो भी तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, तो सब लोग इसी पैटर्न पर तैयारी किए थे। लेकिन जब
एग्जाम देंगे तो एग्जाम में अचानक से पेपर का पैटर्न बदल दिया, 25 क्वेश्चन आ गया मैथ का, 40 क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का, तो पूरा हड़बड़ा गया, यानी कि टाइम मैनेज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि 60 मिनट में ही 65 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के ही अकेले हो जा रहे थे, और जबकि 75 क्वेश्चन करना था 60 मिनट में, तो इसीलिए टाइम बहुत कम मिला और बहुत फास्ट करना पड़ा कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्न का प्रश्न गलत हो गया। नहीं तो हमारा ग्रुप डी में जाकर देखिए, आरआरपीएफ कांस्टेबल में देखिए, हमारे रीजनिंग के एकदम 98.97% हमारे क्वेश्चन सही रहते हैं। अब देखिए नीचे दिए गए में प्रश्न करता है, दोनों युग में एक ही पैटर्न का अनुसरण करता है, ये साफ साफ का है कि दोनों युग में ना सेम रिलेशन, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में रिलेशन निकाले थे उसी तरह इसमें भी रिलेशन निकालना था, दोनों में सेम रिलेशन है, तो दोनों में से आप किसी एक को भी कंपेयर करके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो किसी एक को कंपेयर कर लीजिएगा, तो हम किसी एक को, तो जो भी आसान लगे उसको कंपेयर करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले को लिख ले रहे हैं के, और इसके बाद है एफ, और इसके बाद है यम। बस इसको देखेंगे कि क्या रिलेशन है इनका, इनसे जी और सी और आर, इससे देखिए रिलेशन निकालिएगा। फिर रिलेशन निकालेंगे तो के होता है 11 पे और जी होता है 7 पे, यानी कि यह इससे माइनस में 7 है, और एफ होता है 6 पे और सी होता है 3 पे, यानी कि यह इससे -3 किया है। और यम हमारा कितना होता है, तो यम हमारा होता है, यम जो है ना, यम होता है 13 पे और आर होता है 18 पे, यानी कि इसमें +5 कर दिया है। आर हो गया है 18 पे, इसमें +5 कर दिया। अब ऑप्शन को चेक करेंगे तो ओ होता है, पहला ऑप्शन को चेक करें तो ओ होता है 15 पे और के होता है 11 पे, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, जबकि हमारा देखें पहले वाले लेटर को कंपेयर किए, पहले वाले जो हमारा कथन निकला, तो कथन में कथन 11 पे था और कथन ये 11 पे, और 11 में से 7, सॉरी इस 11 में से इसमें 4 घटाएंगे तब ना ये 7 पे आ जाएगा, तो 4 घटाएंगे तो ओ से जाएंगे के पे, तो बिल्कुल 4 घट रहा है, क्योंकि वो होता है 15 पे, के होता है 11 पे, तो 4 घट जा रहा है। फिर दूसरे वाले में आएंगे तो यफ होता है, ये यफ से इस पे जाएंगे सी पे, तो -3 हो रहा है, तो हमारा होता है आर होता है 18 पर, और 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाता है, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, यानी कि यन की जगह पे ओ होना चाहिए, जबकि आ गया है हमारा आर, तो ये यन आ गया है, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि यन की जगह पे ओ होगा। आर होता है 18 पे और 18 में से जब 3 घटेगा तो आ जाएगा 15, और 15 पे आना चाहिए ओ, जबकि यन दे दिया है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो यम से आई पे जाएंगे तो -4 करेंगे तो यम होता है 14 पे, यम होता है 13 पे, और 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 पे होता है आई, तो पहला बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है लेटर। फिर दूसरा लेटर कंपेयर करेंगे तो यस होता है 19 पे और पी होता है 16 पे, तो 19 से 16 पे जाएंगे तो -3, तो बिल्कुल -3 हो रहा है। और फिर देखिए यू होता है 22 पे और जेड होता है 26 पे, तो प्लस ये होता है 13, और ये होता है EST 21 पे होता है यू, और ये 26 पे होता है तो +5, तो बिल्कुल हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए इसको आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, तो लिखेंगे तो हो जाएगा यम यस यू, इसके बाद है IPZ। अब देखिए इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे, जैसे ऊपर रिलेशन फाइंड किए हैं, तो के से जब ये गए हैं तो ये -7 होना चाहिए, तो इससे यहाँ से -7 होना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल सॉरी -4 होना चाहिए, तो -4 हो जा रहा है, क्योंकि यम होता है 13 पे और आई होता है 9 पे, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, तो ये बिल्कुल फाइंड हो गया। फिर देखिए जब दूसरे वाले में जा रहे हैं तो ये -3 होना चाहिए, तो यस होता है 19 पे और पी होता है 16 पे, तो ये भी -3 हो जा रहा है। फिर जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में कौन सा निष्कर्ष लगाए, तो लास्ट वाले में 5 का वृद्धि होना चाहिए, तो यू होता है 21 पे और जेड होता है 26 पे, तो +5 हो गया। तो इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन नंबर 20% का बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर 20% का सही आंसर, और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न टाइम टेकिंग और थोड़ा लॉजिकल हो सकते हैं, होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो पे ऐड है पर चाह रहे हैं उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि देखिए ये भी प्रश्न कभी कभी मैथ में भी इंक्लूड हो जाते हैं, कारण कि यदि ए का अर्थ भाग है, जहाँ भी ए रहेगा वहाँ पे क्या रखना है, वहाँ पे भाग रखना है। फिर कह रहा है बी का अर्थ जो है ना वो गुणा है, बी जहाँ है वहाँ पे गुणा रखना है। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस, बस इसी को रख देना है, इसी को रख कर आपको सॉल्व कर देना है। देखिए जगह नहीं मिल रहा है तो इसको आप इसी को रखेंगे, तो हमारा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 79 और डी है, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस, तो डी के जगह पे माइनस रखेंगे 12, और इसके बाद बी है, बी का अर्थ है गुणा, गुणे हो जाएगा 4। इसके बाद है सी, और सी के जगह पे क्या रखेंगे, तो सी के जगह पे रखना है प्लस, ये हो जाएगा 100, और इसके बाद है ए, और ए के जगह पे रखना है भाग 5, और बस इसे कैलकुलेशन कर देना है, तो 5 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 20×5 100। इसके बाद इससे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 79 और -12 चौक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 चौक 48 और प्लस हो जाएगा 20। अब ये प्लस है और ये प्लस आपस में जुट जाएंगे, तो 79 और 2 जुड़ जाएगा तो 7 2 9, यानी कि हमारा हो जाएगा 99, और 99 में से हो जाएगा 48 घटेगा, तो 99 में से 48 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 51। तो 51 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होता है। देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर डी किया है 51, और हम कर दिए हैं। कैसे क्वेश्चन ये गलत हो गया था, हमारा लगता है जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो हम कर दिए ऑप्शन नंबर बी, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, तो कभी कभी प्रेशर में, एग्जामिनेशन प्रेशर में कभी कभी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ये इस एग्जाम में हम पूरे हड़बड़ा गए थे, क्योंकि इससे पहले 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे साइंस के, और जो है मैथ और रीजनिंग के 20 से 25 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन इसमें पूरा भर के मैथ रीजनिंग भर दिया, तो इसीलिए थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो गया, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन, कुछ एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं तो ऐसे प्रश्न हम कभी भी गलत नहीं करते हैं।
अब देखिए ऐसे, अब देखिए ये प्रश्न दिया था, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न रेलवे बार बार देता है। और ये क्या करता है ना कि ये लॉजिक इतना बड़ा बड़ा दे देता है कि अगर आप पढ़ने बैठिएगा ये कथन को ना, तो इससे ही आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन देखिए बस ऐसे दे दिया है, लेकिन एक बार नजर फेरना पड़ता है। हम इस प्रश्न को देखें तो एक बार पूरा पढ़े क्या दिया है, नोट को पूरा पढ़े कि 2/3 3 + 7 नहीं हो सकता इनको, क्योंकि दो अलग अलग नहीं जोड़ना है। फिर बाद में पता चला ना कि इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं पूरे पैरे का। ये जो पैरा दिया है ना, बस समय खराब करने के लिए दिया है। हमको बाद में पता चला, जब पैरा को थोड़ा सा पढ़ लिया तब पता समझ में आया कि ये जो पैरा दिया है ना, ये पूरा टाइम वेस्ट करने के लिए दिया। पैरा पूरा पढ़ना ही नहीं है, पैरा मत पढ़िए, डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करिए। और रिलेशन किस में फाइंड करना है, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है। देखिए पहला क्या दिया है 2 से 10, और 10 से दिया है 20, और 20 से दिया है 25, और एक दे दिया है, और एक दिया है एक से दिया है 5, और 5 से दिया है 10, और 10 से दिया है 15। तो ये जो लॉजिकल ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो लॉजिक वाले हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन है जैसे कि पहले थे। तो इसमें क्या करना है, इसमें इसमें रिलेशन ढूंढना है। तो देखिए 2 से अगर 10 पे जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 का ये 10 जो है ना, 2 का क्या है, तो 2 का 10 जो देखेंगे तो ये 2 का 5 गुना है 10, और 10 का 2 गुना है 20, और 20 में क्या किया है 25 के लिए +5 जोड़ा है। और यहाँ भी देखेंगे तो सेम रिलेशन है, किसी एक से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे तो 1 से 5 किया है, फिर 5 दूना के 10 किया है, और फिर 10 में 5 जोड़ दिया है तो हमारा आ गया है 15। तो इससे सेम रिलेशन है, सेम रिलेशन। तो किसी एक से भी आप कंपेयर करके उत्तर निकाल सकते हैं। तो हम आंसर को चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन ये नियम को फॉलो कर रहा है। तो 5 से 25 पे जाएंगे तो इंटू 5 किया है तो 25 हो गया, फिर इंटू 2 किया है तो 25 दूना के 50 बिल्कुल सही, और लास्ट में +5 कर रहा है। देखिए दोनों में देखेंगे तो लास्ट में +5 कर रहा है, लेकिन 50 से 60 पे जाएंगे तो +10 हो जा रहा है, तो 10 हो जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी तो उत्तर ही है, तो बता ही दे रहे थे 4 है, फिर 20 है, और फिर 40 है, और फिर है 45। तो बस इससे चेक करेंगे, तो इससे चेक करिएगा तो देखिए 4 से जाएगा 20 पे, तो 4 पंचे 20 बिल्कुल, ये इंटू 5 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर देखिए 20 से 40 पे जाएंगे तो इंटू 2 होना चाहिए, तो इंटू 2 हो गया। फिर देखिए 40 से 45 पे जाएंगे तो +5 होना चाहिए, तो देखिए +5 हो गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन को एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है। जो भी तर्क है, जो लॉजिक लगा है क्वेश्चन में, वो लॉजिक को ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड करा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के रीजनिंग के इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे में। अब देखिए इंग्लिश अगर में दी गई आगे बताना है कौन सा लेटर होगा, तो पी से जाएंगे के पे, तो पी से के पे जाएंगे तो क्या होगा, तो -5, पी होता है 16 पे, और पी से के पे जाएंगे तो -5, और के से आएंगे यफ पे, तो यफ के होता है 11 पे, 11 में से -5 करेंगे तो हो जाएगा 6 पे, ये फिर ये हो जाएगा -1, और फिर माइनस प्लस, यानी कि ये हो रहा है -5 चलता जाए, फिर ए में से 5 घटाइएगा तो ए होता है 1 पे, और 1 में से 5 घटेगा, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो भी से स्टार्ट होगा। तो भी से ऑप्शन नंबर ए भी है, डी ए भी है, तीनों है भी से। तो हम भी इससे प्रश्नों में आप फर्स्ट वाले लेटर को कंपेयर भी मत करिए, जब भी देखिए कि ऑप्शन चारों सेम है तो भी को मत कंपेयर करिए, लास्ट को कंपेयर। भी के बाद देख रहे हैं तो भी के बाद जेड इसमें भी है, भी के बाद जेड इसमें भी है, तो हम डायरेक्ट अब लास्ट वाले लेटर को कंपेयर करेंगे, समय बचाने के लिए लास्ट वाले लेटर को कंपेयर करेंगे। देखिए छोटा छोटा लॉजिक आप जानते रहेंगे तभी आप एग्जाम में अपना जो है समय सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हम लिख दे रहे हैं पीटीसी है, और फिर है के ओ एक्स है, और फिर है एफ जे यस है, और फिर क्या है, फिर है ए यस एन। अब बताना है कि इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको समय बचाने के लिए क्या करना होगा, देखिए समय सेव समय बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हम देखेंगे ऑप्शन को साथ साथ आपको रखना होगा। तो देखेंगे हम जब ऑप्शन को देखेंगे तो हम ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो इसमें देख रहे हैं सभी में भी है पहला, तो भी लेटर को कंपेयर नहीं, फर्स्ट लेटर को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि सभी जो ऑप्शन उत्तर है सभी ऑप्शन भी से स्टार्ट है, तो फर्स्ट लेटर को कंपेयर नहीं करें। और ज़्यादातर देखेंगे तो भी और जेड है, भी जेड दो में है, तो हम लास्ट लेटर को कंपेयर करेंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए लास्ट लेटर को कंपेयर करेंगे, तो सी, और सी से जाएंगे यक्स पे, तो सी से यक्स पे जाएंगे तो सी होता है 3 पे, और यक्स होता है हमारा 24 पे, तो 3 में क्या करेंगे तो ये -5 हो गया। और फिर देखिए के से कि यक्स होता है 24 पे, 24 में से -5 करेंगे तो 19 पे हो जाएगा यस, और यस में से -5 करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 पे यन होता है, और यन में से -5 जब करिएगा तो 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि लास्ट में हमारा जो भी उत्तर होगा उसका लास्ट वाला जो अक्षर होगा वो आई होगा। लास्ट वाला अक्षर क्या होगा, लास्ट वाला अक्षर आई होगा, और आई सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही है। यहाँ से आप चाहें तो 5 से 10 सेकंड का समय बचा सकते हैं, 5 से 10 सेकंड का समय बचा सकते हैं, और आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम देखें ऐसे प्रश्न में तुरंत देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन देखें तो फर्स्ट लेटर कॉमन है, फर्स्ट लेटर सभी में कॉमन है, तो फर्स्ट लेटर को इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट लास्ट लेटर को कंपेयर कर देंगे। लास्ट लेटर को कंपेयर किए तुरंत हमारा जो है रिलेशन फाइंड कर दिया, लास्ट में आ गया आई, और आई सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोल्यूशन पसंद वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रश्न, ये देखिए ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे छूटा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया लगता है, तो देखिए इस प्रश्न को भी बता दे रहे हैं, ये प्रश्न यहाँ पे छूटा है। तो प्रश्न नंबर ये 15 नंबर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे छूट गया अब ये अलग बात है, तो जल्दबाजी में लगता है
बताने में भूल गए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे छूटा है। तो देखिए क्वेश्चन का नंबरिंग मत देखिए, क्योंकि नंबरिंग आगे पीछे एग्जाम में ही दिया था। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न क्या क्या है, तो क्या है ना कि HASP का कूट दिया है 8 2 9 4, और अब और एक दिया है ASHY, इनका कूट क्या दिया है, तो इनका कूट दिया है 2 8 7 9। किसका पूछा है, तो पूछा है हमारा ना कि वाई का कूट बताइए, वाई इसमें है तो वाई है सेकंड वाले में, तो वाई का कूट बताना है। तो बस क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए इसमें कॉमन है, ए इसमें कॉमन है, यस कॉमन है, यस कॉमन है, और इसके बाद यच कॉमन है, यच कॉमन है, तीन तीन लेटर कॉमन है, तो 3 डिजिट भी कॉमन काट देंगे, तो 8 से 8 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 9 से 9 काट देंगे। तो पूछा है वाई के लिए, तो वाई के लिए नीचे वाले में क्या बचा है, तो 7। तो वाई का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका ट्रिक एक हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगा, आप चाहें तो ट्रिक लिख लीजिएगा, कुछ सेकंड का 5 से 10 सेकंड का समय बचा सकते हैं। बस आपको देखना होगा कि पूछा क्या है, तो पूछा है वाई के लिए कूट, और वाई है किस में, तो वाई है सेकंड वाले में, और वाई कहीं भी कॉमन है, इसमें भी वाई नहीं है, और इसमें भी वाई सिर्फ इसमें है, यानी कॉमन नहीं है वाई। तो वाई अगर कॉमन नहीं है तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, बाई ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा लेटर है जो दोनों में कॉमन नहीं है। चाहे तो ये बेसिक तरीका है, ये जो है ना ये बेसिक तरीका है, मेन रूल है यही, लेकिन आप चाहें तो ट्रिक से कुछ सेकंड का समय बचा सकते हैं। तो चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, तो आप ऑप्शन नंबर ए में 2 है, 2 क्या कॉमन है, तो बिल्कुल 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी, तो हो नहीं सकता। 9 देखेंगे तो 9 इसमें भी दिख रहा है, 9 इसमें भी दिख रहा है, तो 9 हो नहीं सकता। 8 देखेंगे तो 8 इसमें भी दिख रहा है, 8 इसमें भी दिख रहा है, तो 8 नहीं हो सकता। तो 110% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी आप कंट्रीब्यूशन करके मदद करना चाहते हैं, अगर आपको सोल्यूशन पसंद लगे तो आप चाहेंगे तो कंट्रीब्यूशन करके आप हमारा हेल्प कर सकते हैं। और रीजनिंग हमारा देखिएगा तो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम 2024 में हम क्वालिफाई किए थे, तो एसएससी जीडी में हमको दिखा जाएगा तो चल पे है, एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई किए थे हम। तो एसएससी जीडी में हमारे रीजनिंग में 20 में से 19% सही थे। इसके बाद बात करिएगा आरपीएफ कांस्टेबल का देखिएगा, तो हमारे 35 में से 30 या 32 प्रश्न रीजनिंग के सही हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ग्रुप डी का इसके बाद एग्जाम हुआ, तो ग्रुप डी में शायद 35 क्वेश्चन आए थे, तो 35 में से हमारे 32 क्वेश्चन रीजनिंग के सही हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं एएलपी में, तो एएलपी में 40 में से अब आपको दिखा रहेंगे हमारे कितने प्रश्न इसमें सही हैं। 35 लगभग प्रश्न सही होंगे ही होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। अभी 40 क्वेश्चन इसमें टोटल थे, अभी तो हम 10-15 क्वेश्चन किए हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछेगा, देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बताइए ऐसे ऐसे प्रश्न को पूछ दिया प्री के एग्जाम में, जो कि सभी ये लॉजिक वाले रीजनिंग है, जो सभी टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं कि ऐसे प्रश्नों को आप 10 सेकंड में बना सकते हैं, बहुत ही टाइम लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है ना कि बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क है, यानी कि लॉजिक ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक आपको समझा रहे हैं, ट्रिक बताना है ये। देखिए लॉजिक ढूंढना है, तो लॉजिक ढूंढेंगे तो ये प्रश्न में जब लॉजिक ढूंढिएगा तो आपको ध्यान एक रखना होगा कि दोनों कथन को सेम रिलेशन फाइंड किया है, तो किसी एक से तुलना करना है। और देखिए सभी ऑप्शन में देखिएगा ना, तो सभी ऑप्शन में देखना तो टी आर ई के, तो सभी ऑप्शन में फर्स्ट वाला जो शब्द समूह है, जो पहला जो शब्द है वो कॉमन है। तो फर्स्ट वाला अगर कॉमन है तो हम देखेंगे तो सभी उत्तर जो है कॉमन है, तो हम सेकंड वाले को सिर्फ कंपेयर करेंगे, सब फर्स्ट वाले को ये कंपेयर ही छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले को कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर हमारा फर्स्ट वाला सभी में कॉमन है, तब सेकंड वाले को कंपेयर करेंगे, सेकंड वाले से रिलेशन निकालेंगे। और देखिए जब सेकंड वाले से रिलेशन आप निकालिएगा तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, एक चीज़ ध्यान ये रखना होगा कि वही तर्क को लीजिएगा, दोनों से सेम उत्तर निकलेगा, तो किसी एक को लीजिएगा जो इजी लगे उसी को लेंगे। तो हम इजी लग रहा है डी वाला, क्योंकि इसका लेटर थोड़ा कम कम लग रहा है, तो इसको ले लेते हैं। तो हो जाएगा DHAN। इसको क्या लिख दिया है, तो इसको लिख दिया है हमारा DHA, ये इसे लिख दिया है, तो इसे कैसे लिखा था, देखिए यन को यहाँ पे लिख दिया, डी को यहाँ पे लिख दिया, एच को यहाँ पे लिख दिया, ए को यहाँ पे लिख दिया। बस देखना है कि ऐसे यही लॉजिक कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ये वाला सेम लॉजिक कौन से ऑप्शन में बन रहा है। तो कौन से ऑप्शन बना है, तो ऑप्शन एक को पहले चेक करेंगे, तो देखेंगे तो क्या ये लास्ट वाला लेटर के है शुरुआत में, और देखिए पहला जो फर्स्ट में लेटर है उसको सेकंड वाले पे लिख दिया, तो के को सेकंड पे लिखा है नहीं, के यहाँ पे फर्स्ट में है, लेकिन के यहाँ पे लास्ट में तीसरे में कर दिया, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब ये जो सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो के है फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लेटर को क्या लिखा है, तो डी फर्स्ट लेटर रहा और डी को लिखा है सेकंड नंबर पे, तो के फर्स्ट लेटर है, इसको लिखेगा सेकंड नंबर पे के लिख दिया है। फिर देखिए इसके बाद है टी, इसके बाद है एच को कहाँ लिखा है, एच को लिखा है तीसरे नंबर पे, तो टी को लिखा है तीसरे नंबर पे, बिल्कुल लिखा है। फिर देखिए आर को लिखा है लास्ट नंबर पे, बिल्कुल लिखा है। तो यानी कि जो भी ये कथन बन रहा है ना, ये कथन इसको ये फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी के हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही है। देखिए इसको आपको आप फाइंड करके रिलेशन दिखा दे रहे हैं साफ साफ, तो रिलेशन जब फाइंड करेंगे तो ये क्या है, तो ये है हमारा KTRE। देखिए इस प्रकार का रेलवे में रीजनिंग पूछा जाता है। और जबकि यूट्यूब पे क्या है ना कि बस झूठ मूठ का आलतू फालतू इजी क्वेश्चन कराते हैं, जो बिल्कुल ईजी होता है। देखिए इसको लिखना होगा यहाँ पे, इसी तर्क को फॉलो करेंगे। इसके बाद ये जो है लेटर यहाँ पे आ जाएगा, तो के हो जाएगा, फिर ये टी हो जाएगा, फिर टी के बाद हो जाएगा लास्ट में आर। तो बिल्कुल देखिए EKRT, तो EKTR बिल्कुल बन गया लॉजिक। तो ये ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। तो देखिए ऐसे प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का ये बैठाने वाला है प्रश्न, और ये भी प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ये भी प्रश्न हमारा यहाँ पे गलत हो गया है, ना पता कैसे एग्जाम प्रश्न में ये प्रश्न गलत हो गया, नहीं तो ऐसे प्रश्न को हम गलत नहीं करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इतने प्रत्येक में सोमवार से प्रारंभ होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन है। और देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न और टाइम टेकिंग प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्न हमारे कभी भी गलत नहीं होते, लेकिन समय के अभाव में ये प्रश्न को जल्दबाजी में करने की वजह से बस गलत हो गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही लेंथी है। देखिए इसका सोल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे, कह रहा है कि एम की परीक्षा बुधवार को हुई है। तो जो भी एक कोरिलेशन निकालेंगे जहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल दिया है कि यम की परीक्षा बुधवार को हुई है। तो यम बुधवार को कौन हो जाएगा, तो बुधवार को हो जाएगा यम। देखिए सभी को सातों को बैठा दिए, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर अतवार तक कहा था कि सोमवार से प्रारंभ होकर रविवार तक परीक्षा चलता है। तो सभी सप्ताह सातों दिन को लिख दिए। इसके बाद कह रहा है एम की परीक्षा बुधवार को है, तो बुधवार को कर दिए एम की परीक्षा। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है यन की परीक्षा है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे तो आगे कह रहा है ना कि आगे कह रहा है कि यन की परीक्षा यश के परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। यन की जब भी परीक्षा हुई है ना, वो यश के तुरंत बाद हुई है, तो यश के तुरंत बाद कर दिए, यानी ये ऊपर नीचे ऐसे बैठेंगे। फिर कह रहा है कि पी और आर के बीच केवल दो परीक्षा हुई है। जो पी है ना, पी और आर के बीच केवल दो परीक्षा हुई थी, पी और आर को दो कर दिए। फिर कह रहा है के की परीक्षा यम की परीक्षा से ठीक पहले वाली दिन थी। जो के की परीक्षा हुई है, के की परीक्षा हुई यम की परीक्षा से ठीक पहले वाली दिन हुई है, तो ठीक पहले वाले दिन कर दिए। कह रहा है आर की परीक्षा न तो रविवार को न ही सोमवार को ही है, यानी कि सोमवार को आर का परीक्षा नहीं हुआ है, ना ही रविवार को आर का परीक्षा हुआ, यानी कि फर्स्ट और लास्ट दिन आर नहीं होगा, इसको माना कर दिया है। फिर आगे कह रहा है कि जे की परीक्षा यश की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन हुई है, यानी कि जो जे की परीक्षा हुई है ना, वो यश के परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन हुई है। देखिए चार यहाँ पे पेयर बना, अब इसी पेयर को हमको बैठाना है, इसी पेयर को बैठाना है। तो देखिए इन दोनों को कंबाइंड कर दे रहे हैं, इन दोनों को कंबाइंड कर दे रहे हैं। किसको किसको, तो यश यन को और जे और यश को, इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बैठा है, तो बैठा है यहाँ से, बैठा है सबसे ऊपर क्या बैठा है यस, यस के नीचे क्या है, यस के नीचे यन। और यहाँ से देखेंगे तो यस के ऊपर क्या है, यस के ऊपर हो जाएगा जे। तो ये तीनों एक साथ बैठेंगे, जे यस के, ये तीनों एक साथ, दोनों को, ये दोनों फिगर को आपस में जोड़ दिए, तो यहाँ से रिलेशन निकल गया कि जे यस और यन तीनों एक साथ रहेंगे लाइन से। तो देखिए यहाँ पे पूरे अब आ जाएंगे डायग्राम में बैठाने। जब बैठाने आइएगा ना, तो देखिएगा तो कहीं भी ऐसा कोई जगह लग दिख रहा है जहाँ पे ये तीनों एक साथ बैठ जाएंगे, तो तीनों तीनों यहाँ पे देख रहे हैं तो सिर्फ सोमवार मंगल खाली है, बुध बैठा हुआ है। फिर देखेंगे तो बृहस्पति शुक्र शनिचर अतवार ये तीनों स्थान खाली है। लेकिन कहा है कि आर जो है वो सबसे नीचे नहीं रहेगा, आर जो है सबसे नीचे नहीं बैठेगा। साफ साफ कंडीशन दे दिया है क्वेश्चन में, साफ साफ कह दिया है कि जो आर है ना सबसे नीचे नहीं बैठेगा। तो अगर आर नहीं बैठेगा तो हम यहाँ पे यन को बैठा दे रहे हैं, और यन के ऊपर कौन बैठा है, तो यन के ऊपर है यस, तो यन के ऊपर यस, और यस के ऊपर कौन बैठेगा, यस के ऊपर बैठ जाएगा जे। इन तीनों को बैठा दिए, तो जे यस यन हमारा तीनों बैठ गए। अब इसके बाद कह रहा है कि, अब इसके बाद देखिए ये वाली लाइन को ढूंढेंगे। ये लाइन कह रही है कि पी और आर के बीच दो लोग बैठे हैं, पी और आर के बीच दो लोग बैठे हैं। तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे पी और आर को बैठाएं कि उनके बीच में दो लोग हो जाएं। आप सोचिए डायग्राम को देख के, डायग्राम को देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है डायग्राम बैठाना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यम से। तो कह रहा है ना कि पी और आर के बीच दो लोग बैठे हैं। यहाँ पे कथन में साफ साफ कहा है कि पी, और देखिए यहाँ पे कहा है कि पी और आर के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो कहाँ पे बैठेगा पी और आर को, कि दो लोग बैठे। और यहाँ पे पहले वाले में कहा है कि आर को मना कर दिया है, पहले वाले में साफ साफ आर को मना कर दिया है। तो अगर सोमवार को आर को मना कर दिया तो हम पी को बैठा देते हैं। अगर पी को वहाँ पे बैठा देंगे तो पी और आर के बीच दो लोग बैठे हैं, तो आर को बैठा दिए यहाँ पे, और पी और आर के बीच दो लोग बैठ गए। देखिए पी और आर के बीच एक मंगल और एक बुध, दो 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 जो दो ही जगह बचा, तो पी और आर के बीच दो बैठ गए। अब देखना है कि कौन नहीं बैठा है, सभी अब देख रहे हैं तो सभी बैठ गए। कौन कौन है, तो हमारा भाई यन बैठ गया है, के नहीं बैठा है, के अभी तक कहीं बैठा है, नहीं बैठा है, के अभी तक कहीं नहीं बैठा है। तो के नहीं बैठा है तो के यहाँ पे आके ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, क्योंकि सभी लोग बैठ गए हैं और एक ही जगह बचा है। तो जो जगह बचा होता है वहाँ पे जो व्यक्ति बचा रहेगा वो बैठ जाएगा। तो सभी लोग बैठ गए, तो एक प्लेस बचा था, तो उसे यहाँ पे ऑटोमेटिक आकर के बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन का आंसर निकाले। क्वेश्चन क्या कहा है निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है, सोमवार को किसकी परीक्षा हुई है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आप प्रश्न को पढ़िए। देखिए साफ साफ ऐसे प्रश्नों को देखिए इसी प्रकार सॉल्व करना होता है। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को हुई है। तो सोमवार को किसकी परीक्षा हुई है, तो सोमवार को कौन बैठा है, तो सोमवार को बैठा है पी, यानी सोमवार को किसकी परीक्षा हुई है। तो देखिए सोमवार को किसकी परीक्षा हुई है, तो सोमवार को हुई है पी की परीक्षा। सोमवार को किसकी परीक्षा हुई है, तो सोमवार को हुई है पी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पे दिया है पी, तो पी की परीक्षा हुई है सोमवार को, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम कर दिए हैं, देखिए इसको दिखा दे रहे हैं ताकि कोई अगर बाद में पढ़े अपने सॉल्व करे तो इसका सही आंसर निकाल पाए। तो किसकी परीक्षा सोमवार को हुई है, इसमें प्रश्न में बताना है, इसमें प्रश्न में का उत्तर बताना था कि किसकी परीक्षा सोमवार को हुई है। तो बताना था कि किसकी परीक्षा सोमवार को हुई है। तो सोमवार किसकी परीक्षा हुई है, तो सोमवार को हुई है पी की परीक्षा, पी की परीक्षा सोमवार को हो जाएगी, पी की परीक्षा हो जाएगी सोमवार को।
तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया और हम ऑप्शन नंबर सी कर दिए तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। हमारे टोटल 47 प्रश्न सही हुए जबकि मैथ और रीजनिंग के ही टोटल मिलाकर 65 क्वेश्चन थे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 31 यानी कि पी का अर्थ की गुणा, यानी जहाँ पे पी रहेगा वहाँ पे गुणा, क्यू के जगह पे भाग करेंगे, आर के जगह पे माइनस रखेंगे, यस के जगह पे प्लस रखेंगे, तब इसको समीकरण को सॉल्व करना है कि क्या हो जाएगा। तो समीकरण को सॉल्व करिएगा। तो समीकरण क्या दिया है? तो समीकरण दिया है 13 और पी के जगह पे रखेंगे गुणा, पी के जगह पे गुणा हो जाएगा 7 और आर दिया है, आर के जगह पे क्या रखना है? आर के जगह पे माइनस रखना है, ब्रैकेट में हो जाएगा 45 और क्यू के जगह पे क्या रखना है? तो क्यू के जगह पे रखना है भाग 45 और 5 और पी बाहर है पी और पी के जगह पे रखना है इंटू, हो जाएगा 2। बस इसे सॉल्व कर देना है। इसे सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो 13 सत्य हो जाएगा 91, 13 सत्य 91 माइनस ये 5 कटेगा 9 5 45 और ये बाहर निकलेगा तो 9 दूना के ये हो जाएगा 9 दूना के 18। और देखिए जब 91 में से 18 घटेगा तो क्या आ जाएगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे तो 91 में से 18 पूरा घटेगा, लेकिन पूरा मत घटाइए। आप इसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट है 1 और इसका है 8, तो 11 में से जब 8 घटेगा तो हमारा यूनिट डिजिट 3 आएगा और 3 लास्ट में है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो यहाँ से आप कुछ सेकंडों का 5 सेकंड 2 सेकंड का समय बचा सकते हैं, क्योंकि 91 में से बहुत सारे स्टूडेंट पूरा 18 घटाएंगे। तो 91 में से 18 घटाएंगे तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 करेंगे और फिर बढ़ जाएगा, हाथ से लिख दे देगा तो 8, 8 में से घटाएंगे तो 7, तो पूरा ऐसे निकालिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। आप यूनिट डिजिट जब भी आप प्रश्न को मैथ को सॉल्व करिए या आप रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करिए, जब भी सॉल्व करिए तो यूनिट डिजिट आपको साथ साथ आंसर का देखते चलना है, तभी आप कुछ सेकंड का समय बचाएंगे। हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, हम क्या करते हैं तुरंत देखें कि 91 में से 18 घटाना है और लास्ट में 1 है और 1 में से 8 घटेगा तो लास्ट वाली संख्या 3 आएगी और 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो तुरंत यहाँ से तुरंत क्लिक करके हम आगे चले जाएंगे। तो कुछ सेकंड का यहाँ से समय बचा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ सोल्यूशन पसंद है, बनाने में वीडियो बहुत टाइम लगा है और वीडियो ये बनाई जा रही है रात को, देखिए 10:51 तो 11:30 10:30 11 बजने वाला है, तो उस समय वीडियो बनाई जा रही है। तो प्लीज़ सोल्यूशन पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए ये भी प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न तगड़ा तगड़ा प्रश्न दिया है LPCVT 1 में इस बार। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी, 35-40 तक मात्र कट ऑफ सिमट जाएगी। क्योंकि देखिए ये प्रश्न 1 घंटे में इतने सारे प्रश्न को बनाना है, इतने लॉजिक है, इतना मैथ है का क्वेश्चन है, 40 रीजनिंग का क्वेश्चन भर दिया है, 25 मैथ का क्वेश्चन भर दिया, तो सोचिए कि क्या आप इन प्रश्नों को इतना एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कट ऑफ बहुत कम जाएगी। कट ऑफ की वीडियो चैनल पर अपलोड है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो इस प्रश्न को स्किप कर रहे हैं। इसके प्रश्न का इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा, इसका सोल्यूशन का पार्ट 2 वीडियो आएगा, तो उसमें हम इस प्रश्न को सबसे पहले रख देंगे। वादा रहा कि पार्ट 2 वीडियो में सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि ये लॉजिकल है, तो अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारे फिर 1 घंटे के आसपास होने जा रही है। तो माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों की, जो आपको आ रहा है वो तो हम कर लेंगे, जो हमें नहीं आ रहा है वो हम सीख लेंगे। इसी माइंड के साथ प्रिपरेशन करते रहें, तभी आप एक अच्छे कंप्यूटर माने जाएंगे। और आपको सोल्यूशन पसंद है प्लीज़ 20 रुपये कंट्रीब्यूशन करके आप हेल्प कर सकते हैं, तो जरूर हेल्प करें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रश्न है, क्योंकि देखिए हम वीडियो हमारा रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं ना ये 1 घंटे की हो जा रही है, इसे फिर एडिट करके छोटा करेंगे, क्योंकि 1 घंटे से बड़े हो जाने पर एडिट नहीं होता है। इसलिए हमारा मजबूरी होता है कि इसका पार्ट 1 एक और अलग से फिर पार्ट 2 देंगे, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन को देख रहे हैं और 20 क्वेश्चन को उसमें देख लेंगे। इसमें बताना है कि दोनों युग में एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी एक इससे रिलेशन निकालिए या सेकंड वाले से। हम क्या करेंगे कि जो हमको ईजी लगे ना उसी को उठा लेते हैं। तो ईजी हमको लग रहा है यन पहले का लेटर जो पहले से वैल्यू है वो ईजी थोड़ा सा लग रहा है। इसको क्या लिखा है? तो इसको लिख दिया है RH के और यन। तो बताना है कि इसमें क्या रिलेशन, तो इसमें रिलेशन फाइंड करिएगा। तो ये होता है 14 पे और 14 से जाएगा 18 पे, तो ये हो जाएगा 14 4 18, फिर 12 और 12 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा 15, 15 से 11 जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और फिर 18 से 14 जाएंगे तो ये भी हो जा रहा है -4, यानी कि फर्स्ट वाले में +4 और इसके बाद सभी -4 हो रहा है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन चेक करें तो पहला ऑप्शन क्या है? W से ए पे जाएंगे तो क्या हो रहा है? फिर देखिए के होता है, के से ओ पे जाएंगे तो -4, फिर पी होता है, ये -4 हो गया, जबकि के से ऊपर जाना है तो +4 करना है तो +4 हो गया। फिर देखिए इस प्रकार चेक करिएगा ना, तो ये फर्स्ट जो सेकंड वाला ये फोर्थ वाला ऑप्शन है यही इसका सही आंसर नहीं। देखिए इसको डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं क्योंकि हम बारी बारी से एग्जाम में चेक किए थे, अभी चेक कर लीजिएगा। तो चेक करेंगे तो ये हो जाएगा एन एल भी और जी। जब इसी को चेक करना है, इसको चेक करेंगे तो ये देखिए जे होता है 10 पे और 10 से जाएंगे एन होता है 14 पे तो +4 हो गया। फिर पी होता है 16 पे और 16 पे आ जाएंगे, फिर यल होता है 12 पे तो -4 हो गया। फिर जेड होता है 26 पे और यू भी होता है 22 पे तो ये -4 हो गया। फिर के होता है 11 पे और जी होता है 7 पे तो ये हो जाएगा -4, तो 7 4 11। तो भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर डी किया और हम भी चूज ऑप्शन नंबर डी किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और टाइम टेकिंग है। तो इससे ये प्रश्न 20 प्रश्न यहाँ से हम सोल्यूशन देख लिए। अगर इसके बाद के प्रश्न को इस प्रश्न को हम पार्ट 2 वीडियो में, इसका जब पार्ट 2 वीडियो आपको 1-2 दिनों बाद चैनल पे मिल जाएगा तो उसके पार्ट 2 वीडियो में इसका हम सोल्यूशन करा देंगे। देखिए इस सोल्यूशन हम खास तौर पर कराते हैं ना कि जब भी हमको रेलवे का कोई एग्जाम देना होता है तो इस सोल्यूशन को हम देख कर जाते हैं, 2 बार 3 बार इस सोल्यूशन को देखते हैं और इसी प्रकार फास्ट हम एग्जाम में भी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि जब हम इस वीडियो को देखे रहते हैं तो इसमें जो लॉजिक बताए हैं वो लॉजिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो तुरंत हम उसे आराम से ना सेकंडों में उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो
इसीलिए वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी स्कैनर दिखाएं उसे आप चाहे तो कंट्रीब्यूशन करके हेल्प कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 आपको एक दिनों मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करो। देखिए ये इस बार का हमारा जो है LPCVT 1 का ये स्कोर कार्ड है। तो स्कोर कार्ड अभी यही फाइनल स्कोर कार्ड नहीं है, थर्ड पार्टी स्कोर कार्ड है। अभी जो फाइनल रेलवे के द्वारा स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें 1-2 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक आध क्वेश्चन इग्नोर किया जाए, एक आध क्वेश्चन इनवैलिड हो, नॉर्मलाइजेशन होगा, तभी स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो हमारा 110% CVT 1 एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। तो आपका कितना स्कोर है जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। और देखिए CVT 2 का प्रीवियस ईयर पिछली भर्ती में हम मेंस में 0.5 से ट्रेड में बाहर हुए, तो ट्रेड का ये सोल्यूशन दिए थे और ये मेंस का है, तो ऐसे आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पार्ट 2 का इंतजार जरूर करें। 1-2 दिनों बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगी। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रिप्लाई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें। धन्यवाद।